बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे, और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत हुई, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है, और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत है। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पर भी टीडीएस जब करता था तो लगभग 2.5 लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता, अब 6 लाख तक उस पर नहीं कटते। हमारे ब्रिटिश जनों ने 50,000 रुपए की बजाय अब 1 लाख रुपए तक उनकी जो ब्याज की आमदन है वहां तक कर दिया है। और यही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके लिए भी जो आंकड़े दिए गए हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। जहां एक और उसमें निवेश 2.5 गुना तो उसकी टर्नओवर 2 गुना होगी, तो उसको उसकी नई जो टर्मिनोलॉजी रखी है वो उसमें आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट गिनी जाती थी, अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपया हो गई। उसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ मानी जाती थी बढ़कर 10 करोड़ हो गई। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ रुपया थी अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है, और जो टर्नओवर है उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल सेटअप की जाएगी, मिशन जो बनाया गया है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका हिस्सा रहेंगे। कस्टम ड्यूटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 ऐसी तरह की दवाइयां जिससे आपका जीवन बचाया जा सकता है, अब उस पे कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई, बिल्कुल 0। और कंसेशनल जो कस्टम ड्यूटी वो 6% एडिशनल लाइफ सेविंग ड्रग्स पे की गई है। नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो और सरल होगा, और इसमें स्टैंडिंग कमेटी एक बना दी गई, एक कमेटी को दिया गया ताकि वो अपना सुझाव इस पे लिख के दें। यही नहीं, जो हमारे किसान मित्र हैं, हमारी पार्टी
किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने पहले लागू कर दिया था। 1.5 गुना दाम हम अभी भी देते हैं। कांग्रेस के मुकाबले दुगनी से ज्यादा हमने खरीद की, दुगनी से ज्यादा हमने दाम दिए। और मैं कहूं कि 10 लाख में कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ का एमएसपी पे खरीद की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18,80,000 करोड़ रुपए की खरीद, जो 3 गुना से ज्यादा है। लेकिन अब एक और जो बड़ी राहत यहाँ पे किसानों को दी गई है, जहाँ किसान क्रेडिट कार्ड से आपको 3 लाख रुपए तक मिलते थे, अब वो आपको 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। और साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और आपको 7% ब्याज लगता है। पहले तो ये ब्याज बाकी सेक्टर से कम है। आप समय पे पैसा वापस करते तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है 4% की, तो आपको ब्याज मात्र 3% रह जाता है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में वो 3% पे भी छूट है और वो कई जगह 0 रह जाता है। तो आप सोचिए किसान को 5 लाख रुपए तक का ऋण अब इसके माध्यम से मिलेगा। और हमने दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 3 दालें ऐसी जिन पे हर तरह के आपको मदद की जाएगी, ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और हमारा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उसमें भी लगभग 1,70,00,000 किसानों को देश के 100 जिलों में लाभ मिलेगा। जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना था, ऐसे हमने वो चुना जहां पे उपज जो है वो थोड़ी कम होती है, मध्यम होती है या बिलो एवरेज होती है, तो उसको और बढ़ावा देने का हम काम करने वाले हैं। हमारे इकोनॉमी में गिग वर्कर्स जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल बढ़ गया, उनका काम बढ़ गया, लेकिन साथ साथ ही उनके पास सुविधाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं। तो हमने कहा कि अगर आप ई श्रम पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो 1 करोड़ गिग वर्कर्स को अब 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ऐसे ही आपको याद होगा स्वनिधि योजना हम लाए थे कोविड के टाइम पे। रेडी पटरी पे जो अपना व्यापार करते हैं, काम चलाते हैं, जिनके पास अपनी दुकान नहीं है, उनको 10,000 रुपये हम मोदी सरकार के माध्यम से देते थे। और वो समय पे पैसा वापस करें, डिजिटल पेमेंट करें, लेन देन करें, तो उनका इंटरेस्ट भी माफ कर देते थे। अब कई लोग 10,000 से बढ़ के 20,000, 20,000 से बढ़ के 30,000, 50,000 उनका पैसा मिल गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना का लाभ मिले, वो भी हम करने वाले हैं। और 10,000 से बढ़ाकर इसको भी 20,000 कर दिया गया है। साथियों, यही नहीं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इनके लिए गारंटी फी जो है उसमें भी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। 1% इनको लोन लेने के लिए। और अगर आप देखिए मोदी सरकार की स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जहां भारत पहले कहीं नहीं होता था, आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, 117 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बनकर तैयार हुआ। और ये नई योजना के माध्यम से जहां क्रेडिट गारंटी कवर इनको मिलेगा, उसका लाभ अब स्टार्टअप्स को 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ तक, यानी कि उनकी क्षमता को और बढ़ाने का काम किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसको आप लघु सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, उनको भी बढ़ाकर हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का 1.5 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध इनको होंगे सूक्ष्म लघु उद्योग को। अगले कुछ वर्षों में उनको यानी कि और ज्यादा पैसा मिलेगा अपना व्यापार, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। जो अच्छे एक्सपोर्ट एमएसएमईज हैं, जो निर्यात करती हैं, उनको अब टर्म लोन 20 करोड़ रुपए तक मिलेगा।
और एमएसएमई सेक्टर का मैंने आपको पहले बताया कि उनका दर्जा भी बढ़ा दिया गया कि इन्वेस्टमेंट उनकी 2.5 गुना और उनका जो टर्नओवर है उसको दुगना, तो उनकी वो श्रेणी कैसे सेम रहेगी लेकिन उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम। एक जो आपको बड़ी विशेष बात मैंने बतानी है, एमएसएमई के लिए हमने कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड भी रखे हैं, जहां 5 लाख लिमिट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है जो उद्यम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और 10 लाख ऐसे कार्ड्स इशू किए जाएंगे उद्योगों को। फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जो पहले टर्म के जो व्यापारी होंगे उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लाख ऐसी महिलाओं SC/ST को 2 करोड़ रुपए तक टर्म लोन अगले 5 साल में दिया जाएगा ताकि वो अपना काम व्यापार शुरू कर सके। ऐसे चमड़े के क्षेत्र में और फुटवेयर जूते बनाने के क्षेत्र में भी एक नई प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है, जहां 22 लाख लोगों को जो लगभग रोजगार मिलेगा और टर्नओवर लगभग 4 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट 1.1 लाख करोड़ है। इन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो ब्लू वेट लेदर है जिसकी कमी यहाँ पर होती है उसको फुली एग्जम्प्ट कर दिया गया है ताकि हमें वो मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मिल सके, हम यहाँ वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। 5 नेशनल स्किल सेंटर, हम जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, हम 5 नए खोलने वाले हैं। सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को, 8 करोड़ बच्चों को और ऐसी लाखों बेटियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, लगभग 20 लाख से बच्चियों को हम लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाएंगे। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने पिछले 10 सालों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली थी। अब हम बढ़ाकर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोले। इससे क्या होगा, छोटी उम्र में उन बच्चों को स्कूलों में साइंस और स्टार्टअप और इनोवेशन और इंक्यूबेशन, इन सब का एक ज्ञान भी मिलेगा और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा। आप सोचिए, जब स्कूलों में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसके उत्तर देना केवल परिवार के माता पिता को मुश्किल होता है। टीचर्स उनको प्रैक्टिकली टिंकरिंग लैब्स में जाके सिखा सकते हैं क्या क्या करना है। और ये स्टार्टअप स्टडी करने में आप देखना आगे बहुत सहूलियत इसकी होने वाली है। 6500 सीटें हम IITs की ओर बढ़ाने वाले हैं, जिससे हमारे बच्चों को, युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले, क्योंकि ये नई चुनौती दुनिया भर में और नए अवसर आने वाले हैं, तो भारत उसके लिए तैयार हो। 500 करोड़ रुपए हमने उसके लिए रखा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में एम्स भी देखा, IIT, IIM, IIIT, सब भारतीय जनता पार्टी के समय बने। और 2-2 सेंटर आपके, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बाकी संस्थानों के खुले। अब क्या होने वाला है, जैसे आपके मेडिकल कॉलेज 11 यहाँ पर हुए, देश भर में मेडिकल सीटें 96,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई। और जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन PG की सीटें थी वो 31,000 से बढ़कर लगभग 62,000 हो गई। अब हम 10,000 एडिशनल सीटें MBBS की इस साल करेंगे और आने वाले समय में 5 सालों में 75,000 नई सीटें MBBS की और शुरू होंगी। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और कैंसर के पेशेंट बहुत बड़े हैं। अब देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर होगा और इसी साल 200 जिलों में डे केयर सेंटर कैंसर के बना दिए जाएंगे। साथियों, से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।
इलाज तो मिलेगा ही, क्योंकि 8 एम्स से बढ़ाकर जहां 24 एम्स हो गए, बहुत सारी और सुविधाएं मिली। लेकिन कैंसर के इलाज के लिए स्पेशलाइज्ड ऐसे सेंटर्स और बनने, ये बहुत बड़ी बात है। जल जीवन मिशन ये अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि 80% घरों तक पानी पहुंचा दिया, जो 20% बचते हैं उनको दे देंगे। राज्य की सरकारों को पैसा और मिले, जहां जीएसटी बिल लाने के बाद टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा है। आज मैं कह सकता हूं रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन 1,75,000 करोड़ जीएसटी के माध्यम से हो रहा है, तो वहीं पे कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, 14 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा जीएसटी की कलेक्शन हुई। तो अब कुल मिलाकर राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपया, कितना 1.5 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी ब्याज के अगले 50 सालों के लिए भारत सरकार राज्यों को दे रही है। इसी साल देगी और 50 साल के बाद वापस करना है। तब आप तो हो सकते हैं, शायद मैं 50 साल बाद नहीं होगा, लेकिन तब तक कोई ब्याज नहीं लगने वाला। और ये हमने पहली बार नहीं किया, 2 बार पहले भी इसके पहले किया है। 500 करोड़ देते रहे और सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। एक जो शहरी विकास हमारा बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग इसके लिए रेज करेंगे और 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अपनी ओर से प्रावधान इसका किया है। इसको अर्बन चैलेंज फंड कहते हैं। देश में और शहरों का विकास और सुविधाएं बने तो अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरों की ग्रोथ के लिए दिया जाएगा। बहुत लंबा है, आपने सबने सुना ही है। इस सबको ज्यादा ना कहते हुए 2 बातों पे अंत में अपनी बात समाप्त करूंगा, जम्मू कश्मीर पे और एक इनकम टैक्स पे आपको फिर वापस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अब जब मध्यम वर्ग का पैसा बचेगा, मान लो पहले 12 लाख की आमदन पे आपको टैक्स देना पड़ता था। ये आप टैक्स नहीं देते ये मुझे पता सीरियस टैक्स देती हो। तो आजकल चैट सीरीज सब इसके जमाने में टैक्स का भुगतान तो भाई खुद ही करना पड़ता। और इंदिरा गांधी जी का समय याद आप में से तो शायद किसी मुश्किल ही किसी को होगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों को जरूर पूछिए। इंदिरा जी ने 1970 में जब टैक्स की घोषणा की तो सबके पांव के नीचे जमीन निकल गई। 97% के लगभग टैक्स देना पड़ता। 97% टैक्स और सेस मिला के 97% से ज्यादा देना पड़ता। काले धन को शुरू करने की शुरुआत ये इंदिरा जी के समय हुई। काला धन कांग्रेसियों ने भी खूब कमाया, और जब मोदी जी डिमोनेटाइजेशन लेकर आए तो सबसे ज्यादा विरोध भी कांग्रेसियों ने किया। इन्होंने कभी इनकम टैक्स पे छूट के नाम पे केवल 2 लाख पे इनकम टैक्स की छूट देते थे। ये मोदी सरकार है जिसने दम रखा और 2 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स कर दिया है। अब जिसको 8 लाख रुपए पे 30,000 रुपए इनकम टैक्स 2024 में देना पड़ता था, आज उसको कुछ नहीं देना पड़ता। जिसको 12 लाख पे 80,000 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता, आज उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। जिसको 24 लाख पे लगभग 4,10,000 रुपया इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब उसको मात्र 3 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उसको भी 1,10,000 रुपया चल रहा। तो इस तरह से साथियों, और अगर मैं कांग्रेस के जमाने से बड़ा पुराना नहीं, 2014 से मुकाबला करूं, इंदिरा जी के जमाने में लेके जाऊंगा तब तो 97% चले जाएगा। तो अगर 2014 में मैं बात करूं तो कांग्रेस की सरकार होती तो 8 लाख पे आपको 90,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था, आज आपको 0 देना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार होती 12 लाख पे आपको 1,90,000 रुपया टैक्स देना पड़ता, आज 0 देना पड़ेगा। ये है मोदी सरकार, ये है भारतीय जनता पार्टी जिसने मध्य वर्ग को लाभ दिया है। जहां तक जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं,
जम्मू कश्मीर को लेके तो मोदी सरकार ने पहले भी बहुत कुछ दिया है। एक दो बातें जो मैं यहाँ पे कहूंगा, प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट पैकेज था 58,470 करोड़, आज उस पर विस्तार से बात करने की बजाय जैसे रेलवे लाइन, आज सब लोग कहते हैं वंदे भारत से हम लोग कटरा आएंगे, जम्मू आएंगे, अब तो कश्मीर तक ट्रेन जाने की आगे बात हो रही है। 844 करोड़ रुपया 2025-26 के लिए उसने रखा है। 135 किलोमीटर के नए ट्रैक 2014 के बाद बने हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 344 किलोमीटर ट्रैक की कर दी गई है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट लगभग 41,159 करोड़ के जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 4 अमृत स्टेशन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, गुड़गांव में, जम्मू तवी में, श्री माता वैष्णो देवी कटरा में और उधमपुर में 6 फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। अलग अलग यहाँ पे सुविधाएं लिफ्ट से लेके नए स्टेशन की, और 2 वंदे भारत यहाँ पे शुरू की गई। टोटल बजट एलोकेशन अगर देखा जाए तो लगभग 41,000 करोड़ का है। डिजास्टर रिलीफ में लगभग 280 करोड़ रुपया, सेंट्रल असिस्टेंस जो मिलेगी लगभग वो 40,448 करोड़ रुपया इस वर्ष के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट, सड़क से लेके बाकी सारे स्कीमें यहाँ नहीं पड़ रहा, ये सारा हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर मोदी जी के दिल में बसता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वैसे अहमद है, और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ यही कहना चाहता हूँ कि लगातार हर वो संभव प्रयास करते रहेंगे जिससे जम्मू कश्मीर का विकास हो और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्वेश्चन जो है वो एक एक करके पूछेंगे, क्रमबद्ध तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछिए। अजय वासु, अनुराग जी, मेरा सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जहां आरएसएस है वहां हिंदुओं को जल, जमीन, मकान, मंदिर और संस्थान की रक्षा करनी होगी, और ये भी कहा है कि स्वदेशी आचरण जो है वो अपनाना होगा, और साथ में बोला है कि मातृभाषा जो है वो बोले और अंग्रेजी का जो उपयोग है वो कम करें। आप क्या कहेंगे? पालन करूँ सर, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी ने बोला है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी पंडित बिंदु जो है उनको वापिस कश्मीर घाटी में हम बसाने का काम कर रहे हैं। हर किसी को प्रयास करना है सर। सामने सर सवाल ये है, 2 सवाल हैं इंटरकनेक्टेड हैं। पहला है यूएस एड का जो फंड्स आया है उसको लेकर काफी ह्यूमन कराई है कि भारत में जो है मोदी सरकार के अलावा किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की कोशिश की गई। इसी से जुड़ता दूसरा सवाल है कि जॉर्ज मेलोनिया ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ट्रंप और वो जब बोलती हैं तो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, जो लेफ्टिस्ट है। देखिए, तो सच्चाई है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, और इससे उन ताकतों की भी पोल खुली है जो हम कहते हैं कि डीप स्टेट एक्टर्स काम कर रहे थे। और ये बात आज नहीं, मैंने भी कई बार पहले भी कही है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती, और अब एक के बाद दूसरे ऐसे जब बातें सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि एक और जहां जॉर्ज सोरोस के लिंक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के पास पाए गए, उस बिलियनियर की फंडिंग कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए उस दिशा में देखी गई, और बार बार एक एजेंडा के तहत बहुत बड़ी ताकतें भारत में एक अस्थिर सरकार हो, लोकतंत्र कमजोर हो, उस दिशा में काम करने की बात करती रही। और अब जब ये फंडिंग बंद करके इसको और उजागर किया गया तो इसने तो चेहरा एक तरह से पूरा बेनकाब कर दिया, पोल खोल दी। और इटली की प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद कि दुनिया भर में देखा गया कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और कुछ ऐसे अन्य देशों को, वहां के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। ये तो भला हो भारत की जनता का धन्यवादी है कि वो इन विदेशी ताकतों के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और उन्हें फिर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए तीसरी बार
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को चुना और अब हम लोग और मजबूती के साथ भारत को विकसित भारत बनाने में लगे। श्री सोमेंद्र बोल या नहीं? सर, अभी मोदी जी ने जो ओबेसिटी के खिलाफ अभियान चलाया उसमें उमर अब्दुल्ला जी को भी उन्होंने नॉमिनेट किया है, किस तरह देखते हैं आप? अगर दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में देखें तो टीबी के मरीज भारत में है, ट्यूबरकुलोसिस। आप डायबिटिक्स के पेशेंट देखेंगे, यानी कि हृदय रोग की बीमारी, आप ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की, तो भारत में। आखिरकार ये भारत में क्यों ज्यादा हो रहा है? ये सारे का सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करते हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इसके लिए बहुत सारे लोग एक उदाहरण के तौर पर पेश करके अपना जो अपनी दिनचर्या रखते हैं वो आपसे साझी कर सकते हैं। उनका खाना पीना क्या है, उनका दिनचर्या क्या, एक्सरसाइज क्या करते हैं, सोते कितना है, कैसे रिलैक्स करते हैं, कैसे अध्यात्म, योगा या फिर खान पान, इन सब के माध्यम से कैसे बेहतर जीवन रख सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री ने पहल की है तो इसके दो बड़े लाभ मिलेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को जागरूक करने में मदद मिलेगी, उनको और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलेगा, और भारत के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बोझ कम पड़ेगा, लोगों को अस्पताल कम जाना पड़ेगा क्योंकि वो स्वस्थ ज्यादा रह पाएंगे। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग जो खुद स्वस्थ हैं और बाकियों को अपने जीवन से कुछ सिखा सकते हैं अनुभव से, ऐसे कुछ लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री ने चुना, उनको पूरे प्रयास करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाके उन बातों को रखें, और जब भी वो भाषण करें वहां पे कुछ मिनट इस स्पेसिफिक विषय पर जरूर बोलें, क्योंकि मोटापा, दिल की बीमारी, ये सारे ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो हमारी दिनचर्या से जुड़े हैं। अनुराग ठाकुर जी, सबसे पहले दिल्ली में जीत के श्री सोमेंद्र बोल। अनुराग जी, रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं एलओसी के ऊपर जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर जो ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो किस तरह का जवाब पाकिस्तान डिजर्व करता है और इसके ऊपर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड होना चाहिए? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब पहले भी मिलता रहा, आगे भी मिलेगा। अगर पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में खुद डिस्टेबलाइज हो चुका है। कोई नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी देश एक फेल्ड स्टेट हो, हमने कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन जिसने बुरी नजर रखी उसके साथ बुरा हुआ ही। और कल भारत की टीम ने चारों खाने चित क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान को किया। सुनील भट्ट, आज तक श्रेया गुप्ता के बारे में। सर, रोहिंग्यास जो है इस समय जम्मू कश्मीर में एक हम कह सकते हैं अलग रोल देखने को मिल रहा है, जहां पर उनके काफी लिंक्स जो हैं वो टेररिस्ट से भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत की जाती है तो उनका एक ही जवाब आता है कि हमारे हाथ जो हैं वो सेंटर ने बात के रखे हैं। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं कहूंगा बहाने लगाने से कुछ नहीं होगा, शिनाख्त करनी चाहिए और उनको आगे ख्वाहिश पत्यार। सर सामने यहाँ पे मैं बजट पे ही आए जी, बजट पे सर बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पूरी शराबबंदी को लेकर लगातार जो है एक बड़ी कैंपेन चला रही है। जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट सेलिंग स्टेट है और यहाँ पर बड़ा सा रेवेन्यू वहाँ से भी आता है। अगर हम नेबर स्टेट हिमाचल देखें तो वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पीडीपी इस मुद्दे को आगे लेके चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप, और क्या हिमाचल के पैटर्न को क्या जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट को अच्छी तरह से फेलिसिटेट करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। और संधू जी, मेरा बजट के रिलेटेड सवाल है। बजट आया उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है लगातार डाउन हो रही है, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, आयात ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार लोगों में एक रोष है, लोगों में रोष है, इन्वेंट्री जो है, जिस तरह से आपने देखा है कि लोग जो है देश छोड़ के। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। भारत सरकार 13 PLI स्कीम लेके आई, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और उसमें उदाहरण के तौर पे मोबाइल फोन आपके हाथ, आज से 7 साल पहले मोबाइल फोन 99% यानी कि 99% के लगभग विदेशों से ही आते, यहाँ पे नाम मात्र बनते। आज से 5 साल पहले 1500 करोड़ रुपए मुश्किल से भारत का एक्सपोर्ट था। आज 1,20,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट केवल और केवल मोबाइल फोन की है, और ये 4 लाख करोड़ होने वाली। ये तो एक सेक्टर का उदाहरण। दूसरा, खिलौने भारत विदेशों से आते थे, आज भारत में खिलौनों की एक्सपोर्ट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। तीसरा सेक्टर डिफेंस, भारत हथियार आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश। आज भारत ने 26,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया है हथियार का, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर दी। अब एयरक्राफ्ट से लेके बाकी सब इन दिशाओं में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। दालों तक की बात मैं कर रहा हूँ, और दूसरी ओर हथियारों तक की बात कर रहा हूँ। तो दाल की बात हो, हथियार की बात हो, मोबाइल की बात हो, खिलौने की बात, इन सारे क्षेत्रों में 13-14 क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत करने के लिए PLI स्कीम्स 1,97,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत से। दूसरा उदाहरण, एप्पल जैसी कंपनी, एक कंपनी के आने से 1.5 लाख करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन की हुई। 1.5 लाख करोड़। अमेरिका ने सीमा शुल्क बढ़ा दिया 25%। चलिए सर। सर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो मालदीव के दौरे पर गए हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? घूमने के लिए गए हुए हैं। अब प्रदेश में तो फील गुड फैक्ट्री हिमाचल में रहा है, मालदीव से ले रहे। जम्मू कश्मीर में ट्रेन जब सीधे कश्मीर पहुंचेगी, उसके बाद जम्मू के लोगों की थोड़ी सी आशंका है, मिल रहा है कि शायद यहाँ पर टूरिज्म कम हो जाएगा। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, केंद्र सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि जम्मू खित्ते की जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए? क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, केंद्र सरकार मिलकर कुछ ऐसा प्लान करेगी ताकि जम्मू के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पे टूरिस्ट सके, क्योंकि लोगों को लगता है जैसे पठानकोट में हाल हुआ वैसा ही जम्मू का भी हो सकता है। देखिए, हमें लगता था कि जब टीवी आएगा तो अखबार का क्या होगा, अखबार भी चले बड़े, टीवी भी बढ़ा, इंटरनेट आया तो लगा कि ये तो अच्छा, टीवी पे तो 3 घंटे बाद खबर चलेगी तो 3 मिनट में दे देता, तो टीवी का भी विस्तार उतना ही हुआ। किसी के आने से कोई खत्म नहीं होता। हमें केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जम्मू में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा टूरिस्ट तो माता वैष्णो देवी की बात है, तो ट्रेन तो आने से वंदे भारत वहां पे बढ़ेगा ही। जिसको आगे जाना होगा कश्मीर घूमने चले जाके, लेकिन जो श्रद्धा भाव से उसको तो आना ही है जम्मू। ऐसे जम्मू के बॉर्डर्स पे अगर किसी को देखना है तो जम्मू में ही देखने को मिलेंगे, और ऐसे अन्य जो आपके डेस्टिनेशन जम्मू के हैं उनको अपना महत्व है, कश्मीर का अपना महत्व, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि दोनों का मिलाकर पैकेज कैसे बेहतर हो, ये जहाँ डबल इंजन की केंद्र और यहाँ की सरकारें दोनों को काम करना है, वैसे ही हमारे राज्य की सरकार को भी इसके लिए नए प्रयास करना है। सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पर हाल ही में जो वहाँ पर CM बनी है उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उनके 2016 के ट्वीट्स में उन्होंने केजरीवाल को काफी अजीब लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रोल किया है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? दिल्ली की जनता का आभार, जिन्होंने शानदार जीत 2 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताई। दिल्ली की जनता कहती थी कि केजरीवाल जी के पापों का घड़ा भर चुका है और अब विदाई का समय तय है,
और केजरीवाल जी भी हारे, उनके सिसोदिया जी भी हारे, उनके सारे मंत्री भी हारे, जिनको जेलों से सरकार चलाने की आदत पड़ गई थी। दिल्ली की जनता जेल वाली सरकार नहीं चाहती। दिल्ली के दिल में मोदी और मोदी जी के नाम पे वोट, दिल्ली को एक बढ़िया सुंदर राजधानी बनाने के लिए वो काम किया गया। और मैं ये कहूंगा, एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में हमने दिया है। केजरीवाल जी ने तो मजबूरी में महिला मुख्यमंत्री बनाई थी, जिसको पोस्टर होर्डिंग पर भी चुनाव के समय नहीं दिखाया गया। ये भी नहीं कहा गया कि चुनाव जीतेंगे तो उस महिला को वापस मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो भी मान सम्मान अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश की राजधानी में जहां महिला मुख्यमंत्री दी, वहीं पर देश को एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति के रूप में, जिनका अनुभव एक पार्षद से लेकर एक राष्ट्रपति तक का बना, भारतीय जनता पार्टी। सर दिल्ली में आप खुद खेलों के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, बीसीसीआई के इंडस्ट्री रहे हैं। मेरा सवाल आपको ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के मुकाबले इस तरह से उभर के सामने नहीं आई है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से हमारी इंडस्ट्री जो है फ्लरिश करनी करेगी? इसको देखिए, राज्य की सरकार को बड़े प्रयास करेगी और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है व्यापारी पर। अल्टीमेटली मार्केट में कम्पीट तो आपका प्रोडक्ट करेगा, तो आपको अपने प्रोडक्ट की कॉम्पिटेंस और प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए, अगर कश्मीर बिल्लो यहाँ से जाती है और बैट वहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ से बहुत बिकता है, लेकिन साथ ही साथ जो इंग्लिश विलो वाले बैट यूज होते हैं तो विदेश से ही लकड़ी आती है, क्लब्स जो आती है सारी। तो क्या हमने इतने वर्षों में प्रयास किए 50 साल में कि हम वो इंग्लिश विलो वाली लकड़ी जो है वो भी यहाँ पर साथ साथ में उत्पादन करें, ताकि और बेहतर वैल्यू उसी पेड़ की मिल पाए। अगर वो लंदन में हो सकती तो कश्मीर में भी हो सकती है। रोहिंग्यास की बात जब चली थी तो वर्ल्ड लेवल पे इलीगल ढंग से जो लोग आते हैं, जैसे अमेरिका ने निकाला, रोहिंग्यास भी हमारे यहाँ इलीगल ढंग से आए हैं, उनको क्या हम नहीं निकाल सकते? वो हमारी आर्थिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। इसीलिए शायद रुपए का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग होंगे तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपसे क्या कहना चाहिए? ठीक है, थैंक यू।